दोस्तों, मेरा नाम विवेक ये है और मैं अल्कोहलिक हूँ। ईश्वर हाय की विवेक कृपा है। मेरी पत्नी का अनकंडीशनल सपोर्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सबका साथ है कि आज के दिन शराब से दूर हूँ। अभी कल या परसों देवेंद्र भाई ने बताया कि सैटरडे को आप शेयरिंग कर सकते हैं क्या, टॉपिक क्या लेंगे। तो मैंने उस समय पे कोई टॉपिक नहीं बताया। और बाद में इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि ऐसे ही एक ऑनलाइन मीटिंग में जब प्रेयर हो रही थी, तो यूं तो मैं रोज दिन में 4 या 5 बार प्रेयर करता हूँ, घर में ईश्वर के सामने करता हूँ। और ये मीटिंग में फिजिकल और ऑनलाइन मीटिंग, तो ऐसे करके दिन में प्रेयर होती। तो उस दिन ऐसा हुआ कि अचानक से जब ये आया ना कि और सद्बुद्धि दो इन दोनों में भेद जानने की, तो मेरे दिमाग में एक चीज एकदम से क्लिक हुई कि मैं रोज प्रेयर में एक ही बात कहता हूँ कि जिन चीजों पर मेरा बस चलता है और जिन चीजों पर बस नहीं चलता, इन दोनों में मुझे फर्क समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं प्रेयर, इन दोनों में फर्क समझने के लिए मैं सद्बुद्धि मांग रहा हूँ। पर मैं अगर अपने आप को देखूं तो आज मैं शराब से दूर हूँ, ईश्वर की कृपा से करीब 4 साल हो गए। तो क्या ये सिर्फ जो चीजें मेरे बस में हैं अ, उनको बदल पाना, या फिर जो चीजें बस में नहीं है उनको स्वीकार कर पाना, क्या यहीं तक मेरा काम सीमित है? मुझे एक चीज समझ में आई कि यार, मुझे लगता है ना ये तो काम मेरा बहुत आगे का है। मुझे जब यहाँ पर बताया गया कि भाई तुम जन्मजात शराबी हो, तो मैं शराब तो पीता नहीं था जन्मजात, मैंने तो 26 साल की उम्र में पहली बार शराब कुछ हुआ था। तो ये उसके पहले की प्रॉब्लम कैसे हुई फिर? बस यहीं से ना इस प्रश्न का मुझे जवाब मिला। तीसरे कदम के बाद जब चौथे कदम की इन्वेंटरी लिखना शुरू हुई, तब से इस सवाल का जवाब मिलना शुरू हो गया। लेकिन है ना, बात पूरी तरह से वहां पे समझ में नहीं आई। वो चौथे कदम को तो मैं अगर मेरी बात बताऊं ना, तो मैंने एक प्रोजेक्ट के रूप में लिया हुआ था। बड़ा उत्साह था वो चौथे कदम को करने का। ऐसा लगता था कि स्पॉन्सर फटाफट 2-3 दिन में 3 कदम करा दें, तो चौथे कदम पर आऊं, अपनी जितनी बुराई लिख सकता हूँ वो लिखूं, क्योंकि बुराई लिखने में और मीटिंग में ना अपने आप की बुराई बोलने में बड़ा एक्सपर्ट हूँ मैं। अ, मेरी पत्नी ने जब मुझे रिहैब में भर्ती किया था, मुझे तब एए के बारे में पता भी नहीं था, नाम भी नहीं सुना था। वहां गया, एए के बारे में पता चला। काउंसलर ने कहा कि तुमको अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी पड़ेगी। और मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरी ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये मेरे घर वालों को दिखाई जाएगी शायद। वहां के कुछ साथियों ने जो अनुभवी थे उन्होंने भी ये बताया कि पता है ये आपकी पत्नी को बताई जाती है, और ऐसी ही ऑटोबायोग्राफी आपकी आपकी पत्नी से भी लिखवाई जाएगी, और दोनों को कंपेयर किया जाएगा। तो मैंने मेरी ऑटोबायोग्राफी में वो चीजें लिखी, वो गलतियां लिखी, बल्कि कहूँ कि वैसे वैसे अपराध लिखे जो मैंने कभी किए ही नहीं थे। और जो गलतियां मैंने की थी ना, मैंने उनको भी इतना बड़ा चढ़ा के लिख दिया कि मेरे स्पॉन्सर ने, जब मेरी फैमिली से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरी पत्नी की लिखी हुई मेरी कहानी और मेरी स्वयं की लिखी हुई मेरी कहानी को कंपेयर किया। उन्होंने कहा, यार तुम पहले ऐसे शराबी में देख रहा हूँ जिसकी पत्नी उसकी गलतियां कम बता रही है और ये खुद अपनी गलतियां ज्यादा बता रहा है। क्या तुम्हारी पत्नी तुमसे डरती है, या फिर क्या तुम्हारी पत्नी को जग हंसाई का कोई डर है? तो मैंने उनको कहा कि नहीं जी, मैं दरअसल सब सच लिखना चाहता हूँ, मेरी पत्नी को सब सच नहीं मालूम है। परंतु बात ऐसी नहीं थी, है ना, अपनी बुराई को लिखने में मैं एक्सपर्ट था। इस एक छोटी सी घटना से ना मुझे एक चीज समझ में आई कि इसमें भी कहीं ना कहीं बुद्धि का प्रयोग था। मेरी कोशिश थी कि रिहैब सेंटर से मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है। वो मैं कब निकल पाऊंगा, जब मेरे काउंसलर को या मेरे परिवार के ऊपर ये इंप्रेशन पड़ेगा कि विवेक को अपनी गलतियों का एहसास बहुत अच्छे से है। अब वो एहसास मुझे अंदर से ईमानदारी से था कि नहीं था, वो बात अलग है। लेकिन ये दिखाने से ही तो वो लोग मुझे जल्दी डिस्चार्ज करेंगे ना। तभी तो उनको ये समझ में आएगा कि विवेक की वो अपनी गलतियों का एहसास है, उसके अंदर सुधार है। मतलब कि किसी विपरीत परिस्थिति में मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करता हूँ। तो भी जैसे मैंने कहा कि हमारी जो प्रशांति प्रार्थना है, उसमें जब ये कहा जाता है ना, तो मुझे तो शुरू में उसका सही तात्पर्य नहीं समझ में आया। है तो वो हिंदी और अंग्रेजी में, समझना बहुत आसान है। लेकिन उसका तात्पर्य, उसका भाव क्या था कि जिन चीजों पर मेरा बस नहीं चलता उनको स्वीकारना, और जिन पर बस चलता है और जो गलत हो रही है उनको बदलने का साहस करना। अब वो मेरे साथ में चाहे कितना भी बुरा हो रहा हो, चाहे किसी ने मेरा कितना भी अपमान किया हो, अगर मेरे बस में उसको ठीक करना नहीं है तो उसको एज इट इज, ज्यों का त्यों उसको स्वीकार कर लेना। और दूसरी तरफ जो चीजें मुझे अच्छी लग रही हैं, जो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी वो गड़बड़ है,
मुझे अच्छी तो लग रही हैं लेकिन वो गड़बड़ हैं, उनको बदलने का साहस कर पाना, ये दोनों ही काम बहुत मुश्किल है। और इसमें से भी जो प्रार्थना का शुरुआत पहले वाला हिस्सा है ना, कि मुझे आत्म शांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, ये मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल था। तो यहाँ से वो बात समझ में आई कि मैं सबसे पहले किसी मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है और मेरे फायदा आज इसमें है कि उसमें उंगली करने के बजाय, उसको छेड़ने के बजाय, उस पे कोई भारी भरकम प्रतिक्रिया देने के बजाय मैं अगर उसको स्वीकार कर लूंगा तो अच्छा रहेगा। ये तो चीज बाद में आती है। पहले तो मेरे साथ में ये था कि जहां पर मुझे ये लगता था कि मैं इस व्यक्ति की सोच को नहीं बदल सकता था, मैं उसको बदलने के लिए पूरी जी जान से भिड़ जाता था। जिन चीजों को मेरे हिसाब से बदलने के बावजूद मुझे किसी तरह का कोई फायदा नहीं होने वाला, जैसे अगर मेरे किसी दोस्त ने बोला कि इंदौर से मुंबई का डिस्टेंस जो है वो 603 किलोमीटर है, मैंने कहा नहीं 603 नहीं है, 595 किलोमीटर है। अब 595 हो या 603 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस को घंटों मिनटों में भी लगाएंगे तो कोई खास फर्क पता नहीं पड़ेगा ना। इससे अगर मेरी बात वहां पे सही बैठ जाती है, वो मेरा दोस्त मान लेता है, तो ना मुझे कोई अवार्ड मिलने वाला है, ना मुझे कोई पैसे मिलने वाले हैं, ना ही वो चार लोगों को कहने वाला है कि विवेक तो बड़ा इंटेलिजेंट है। लेकिन मेरा जुनूनी दिमाग, मेरा अतिवादी दिमाग ना मुझे हमेशा ही कहता है कि कोई तेरे ऊपर भारी पड़ा तो पड़ा कैसे। अब यहाँ पे शराब की तो कहीं बात ही नहीं आती, यहाँ पे बात है मेरे जिद्दीपन की, मेरे अड़ियलपन की। और उस अड़ियलपन में ना बुद्धि का उपयोग पूरी तरह से खत्म हो जाता है। कहते हैं ना कि क्रोध जो है वो बुद्धि को हर लेता है। ये ठीक उसी तरह से है ना, सिर्फ ये क्रोध ही वाली बात नहीं है। ये जो मेरा स्वार्थीपन है, क्रोध के अलावा मेरा स्वार्थीपन है, ये मेरा जिद्दीपन है, ये जो मेरा ईगो है ना, ये भी बुद्धि को हर लेता है। तो ना पहली बार मैंने ए में आके ये समझने का प्रयास किया कि बुद्धि का वास्तव में क्या मीनिंग है। मैं ए में आने के पहले तक तो यही समझता था, मैं बड़ा प्रैक्टिकल हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, इंटेलेक्चुअल हूँ। बुद्धि ये होती है किसी भी चौथी पांचवी 10वीं या फिर 12वीं का गणित का पर्चा उठाकर मैं उसमें से गणित का कोई सवाल कर रहा हूँ, वो दूसरे को नहीं आ रहा है, मुझे आ रहा है, मतलब आई एम लॉजिकल। मैं इस चीज को बुद्धि समझता था। यहाँ आके समझ में आया ये बुद्धि नहीं होती है। ये जो चीज है इसमें दो चीजें हैं, एक ज्ञान है और एक अनुभव है, लॉजिक है। लॉजिक और बुद्धि ये दोनों अलग अलग हैं बहुत। बुद्धि का सिंपल सिंपल सा ये मतलब है, बिल्कुल सरल भाषा में एक सामान्य, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को समझने के लिए, कि यार मैं ये समझ सकूं कि इस पर्टिकुलर समय पे मेरे लिए क्या सही रहेगा, मेरी भलाई के लिए। और मेरी भलाई किस चीज में है ये भी मुझे पता होना चाहिए। मतलब मैं एग्जांपल दूं, अगर रेगिस्तान में कोई आदमी प्यासा भटक रहा है, उसके पास पैसे बहुत सारे हैं लेकिन पानी नहीं है उसके पास। अब एक आदमी उसके पास में आया पानी मांगने के लिए, उसने बोला एक पानी की बोतल 1 लाख रुपए में मिलेगी। जो 20 रुपए की मिलती है बाजार में, वो 1 लाख रुपए की मिलेगी। तो यहाँ पर बुद्धिमानी इसी में है कि तुरंत उससे वो बोतल खरीद ली जाए, क्योंकि वो आदमी ऑलरेडी एक 24 घंटे से प्यासा है। पैसा उसकी गठरी में बहुत सारा है, लेकिन 1 लाख रुपए में बोतल नहीं खरीदेगा तो बाकी पैसा भी बेकार हो जाएगा। जैसे ही वो मरेगा कोई भी वो पैसा वहां से उठा के गायब हो जाएगा। लेकिन यही पानी की बोतल अगर कहीं बाजार में 20 रुपए के बजाय 30 रुपए में, सिर्फ 10 रुपए ऊपर में भी मिलती है, और अगर वहां और भी दुकानें हैं, तो मेरी बुद्धि ये कहती है कि भाई दूसरी दुकान पे भी पूछ ले। 2 मिनट अगर एक्स्ट्रा लग जाएंगे पानी मिलने में तो तू प्यासा नहीं मरने वाला है। लेकिन ना बस इन्हीं दोनों जगहों पे एक मेरे जैसे शराबी की बुद्धि है ना, वो बुद्धि नाम की चीज नहीं रह जाती, वहां पे वो जिद आ जाती है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी बात करूं, तो वो रेगिस्तान वाले एग्जाम्पल में मैं शायद उससे 1 लाख रुपए में बोतल तो खरीद लूंगा, अगर मेरी गठरी में लाखों रुपए है तो। लेकिन उस बोतल के पानी का हर घूंट पीते पीते मुझे ये अफसोस होगा, मुझे ये ग्लानि होगी कि हे ईश्वर, मुझे किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया आपने। लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं, जिसने मुझे 1 लाख रुपए में बेचा है, भगवान तू तू भगवान उसको भी ऐसे ही पैसा मारना। जब वो रेगिस्तान में फंसे तो उसकी गठरी में पैसे भी ना हो, मैं ये बद्दुआ दूंगा। मैं उस पानी को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा कि सुनसान बंजर जगह पे कोई मिल तो गया, कम से कम वो भी ईश्वर का भेजा हुआ दूत है, कि कम से कम मैं जिंदा तो बच पा रहा हूँ।
यहीं से है ना, मुझे एक और चीज समझ में आई, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। यार ये जो मेरी सोच है, इससे दरअसल हो क्या रहा है? तो इससे दरअसल ये हो रहा है कि मेरे इस विकृत दिमाग को, मेरे इस अशांत दिमाग को ना शांति मिलती है। मुझे जब कुछ हासिल होता है या जब मैं कुछ करता हूँ, वो करने से मुझे खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसको मैं ही डिसाइड करता हूँ। कहने को मैं कह देता हूँ कि मुझे मेरे दोस्त ने खाना खाने के लिए बुलाया, उसने मुझे कुछ खास ज्यादा पूछा भी नहीं। उसकी पत्नी ने तो एक बार मुझसे खाने का पूछा, मेरी ज्यादा मनवार भी नहीं की। खाने का स्वाद भी ठीक ठाक नहीं था, घर में गर्मी भी बहुत थी, एयर कंडीशन खराब पड़ा था। या तो मैं ये सोच सकता हूँ, और या फिर मैं ये सोच सकता हूँ कि यार मैं वही विवेक हूँ जिसको ये दोस्त कुछ साल पहले अपने घर पे बुलाना पसंद नहीं करता था। इसको डर था कि इस शराबी को देख के मेरे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। उसको डर था कि ये शराबी पता नहीं शराब पी के आ जाएगा, कहीं मेरी बीवी को लाइन तो नहीं मारने लग जाएगा। उसको डर था कि ये विवेक शराब पी के आएगा तो मेरे अड़ोसी पड़ोसियों पे मेरी इमेज का क्या होगा। आज वो मुझे बुला पा रहा है। तो मुझे खुशी मिलती है या फिर मैं उस बात से दुखी होता हूँ ना, ये पूरी और पूरी तरह से मैं ही डिसाइड करता हूँ। तो मैं उसके बारे में क्या डिसाइड करूँ, इसके लिए ही मेरे पास में बुद्धि का होना आवश्यक है ना। मुझे एक ही फेलोशिप में ही लोगों ने बताया कि अगर आप सोब्राइटी में खुश नहीं होगे तो रिलैप्स होने के चांसेस बहुत होंगे। तो मैं खुश कब रहूंगा? जब मैं चीजों को पॉजिटिवली लेने लग जाऊंगा। तो फिर मेरा फायदा किस चीज में है? मैं कम से कम अपने फायदे की तो सोच ही सकता हूँ ना। स्वार्थी तो बचपन से हूँ, तो कम से कम खुद ही के फायदे की सोच लूं, दूसरों की ना। तो मैं अपने फायदे का सोच के ना ये कोशिश करने लगता हूँ कि यार मुझे खुश रहना है। और जितना मैं खुश रहने की आदत बनाता हूँ ना, उतना मुझे आगे भी भविष्य में होने वाली घटनाओं में भी पॉजिटिव चीज पहले नजर आती, नेगेटिव बाद में नजर आती। एक समय था, मैं ट्रैफिक सिग्नल पे जब खड़ा होता था और मुझे हमेशा ये कंप्लेंट होती थी कि साला मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं दूर से देखता हूँ सिग्नल हरा होता है, मेरी गाड़ी जब तक पहुंचती है वो सिग्नल जो हरा वो पूरा खत्म हो जाता है और लाल वाला जीरो से स्टार्ट होता है। पूरा 120 या 180 सेकंड का सिग्नल मुझे ही क्यों पूरा मिल जाता है? जबकि कई बारी मुझे हरा सिग्नल भी मिला, मुझे गाड़ी को एक सेकंड के लिए भी रोकना नहीं पड़ा। लेकिन उन अच्छी घटनाओं को मैं भूल जाता हूँ और मैं याद ये रखता हूँ कि मुझे यहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है। ये जो अपने लिए खुशी वाले परिणाम को पहचानना, उसकी आदत डालना ना, इससे अब मुझे फायदा ये होने लगा है कि अब अगर मैं सिग्नल पे पहुंचता हूँ और अगर 3-4 मिनट का सिग्नल है, तो मुझे तत्काल ये लगता है यार ये टाइम बहुत अच्छा है। गाड़ी में मैं आराम से बैठा हूँ, मैं अपने किसी भी दोस्त से या किसी ए मेंबर से बात कर सकता हूँ। 2-3 मिनट कम नहीं होते हैं बात करने के लिए। किसी का अगर हालचाल भी पूछना है जिससे मैंने कई महीनों से बात नहीं की, उसको अच्छा लगता है। और पता ही चलता है कि कभी भी मैं फोन को रख ही नहीं पाता हूँ, इसके पहले सिग्नल हरा हो जाता है और मुझे उसको कहना पड़ता है कि यार मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। मतलब समय कहाँ निकल गया मुझे पता नहीं पड़ा, है ना। तो ये तरीके मेरे ही अंदर से निकलते हैं, कोई ऊपर से आके टपका नहीं देगा। ए मेंबर्स, वो चाहे ओल्ड टाइमर्स हों या मेरे स्पॉन्सर हों, वो मुझे सिर्फ ये बता सकते हैं कि भाई ये कर ले, इसमें तेरा फायदा होगा। हमने भी इस तरह से खुश रहने का तरीका ढूंढा था। इस ये जो खुश रहने की आदत, ये जो खुश रहने का तरीका है ना, इसको एक व्यर्थ का प्रलोभन या फिर इसको एक धोखा मत समझ। ये दिमाग पे वास्तव में असर करता है। पॉजिटिव थिंकिंग डज इम्पैक्ट्स योर थिंकिंग पैटर्न। ये वो वाली बात है। तो मैं कम से कम अपने ईगो को साइड में रख के ये सोचता हूँ कि नहीं यार, किसी ने अगर मुझसे कुछ उल्टी सीधी बात की है, बदले में उसको चार बातें सुनाने से मुझे क्या मिलेगा, और वहां पे चुप रहने से मुझे क्या मिलेगा। और ये बात मुझे किसी को बतानी भी नहीं है। मैं सिर्फ अकेले में इसको वैल्यूएट कर सकता हूँ कि अगर मैं उसको पलट के चार बातें सुनाता हूँ, हमेशा मुझे ये मलाल मन में रह ही जाता है, काश वहां पे फलाना नहीं होता, फलाना नहीं होता तो चार बात के साथ में साले को दो चार गाली भी दे देता। काश अगर वहां पे वो दो लोग और नहीं होते तो मैं एक आध थप्पड़ भी मार देता। गुस्सा इतना है मेरे अंदर, खुन्नस मेरे अंदर इतनी है, मैं कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता हूँ बदले की भावना से। इस भावना से संतुष्ट हो पाता ना, तो फिर तो क्या बात है, शांति पाने का मार्ग ही बदल जाता।
वहीं उसके दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि मुझे ये बताया गया यहाँ पे कि भैया तुमने अगर गुस्सा किया या तुम्हारे अंदर अगर खुन्नस बनी रही तो तुम रिलैप्स हो सकते। तो अब ये तो एक बात सीधी सीधी समझ में आ गई कि गुस्सा या खुन्नस मुझे नहीं पालना है। पर भाई साहब मेरा अगला प्रश्न ये था कि गुस्सा या खुन्नस नहीं पालूंगा वो तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो होगा तो क्या करूंगा? जादू तो है नहीं कोई मेरे पास में कि उसको अपने अंदर से निकाल के फेंक दूंगा। भाई ये तो उसी तरह की बात हो गई कि कब से ही मुझे समझ में आ रहा था कि अब और शराब पीऊंगा तो मर जाऊंगा। घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, मैं इन सबको कहता था कि तुमसे ज्यादा तो मैं खुद पीड़ित हूँ भाई, मुझे रोज रोज ज्ञान देने क्यों आ जाते हो? मेरी समस्या को समझो, मैं चाह के भी रोक नहीं पा रहा हूँ। पर वो लोग इस बात को नहीं समझ पाते थे। बस यहीं पर भी वही बात हो गई। ये कहना आसान है, ये कहना बहुत आसान है, गुस्सा मत करो, खुन्नस मत पालो, लेकिन अगर वो अंदर से आ रही है तो क्या करो? तब फिर मुझे एक बड़ी अच्छी चीज मिली, फेक इट टू मेक इट। अगर नहीं हो रहा है, गुस्सा दूर नहीं हो रहा है, तो भी मुंह पे स्माइल लाओ, ऐसी एक्टिंग करो कि गुस्सा नहीं आ रहा है। हो जाता है, कोशिश करना पड़ती है, हो जाता है। जैसे मेरे घर में अगर कोई रिश्तेदार आया है, बड़ा बड़ा ना, बड़ा सनकी सा, अजीब सा रिश्तेदार है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, हमेशा जली कटी बातें करता है, हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, पुराने किस्से निकाल के मुझे जलील करने की कोशिश करता है। अब जब वो मेरे घर में आ ही गया है तो उसको भगा तो नहीं सकता। मैं एक चेहरे पे प्लास्टिक स्माइल रख के उसको जैसे तैसे 1 घंटा बर्दाश्त करता हूँ। बस यही मुझे यहाँ पे भी करना है। और मैं देखता हूँ कि जैसे जैसे मैं ये करने लगता हूँ ना, ये जो मैंने गुस्से को अंदर रोक लिया, उस जहर को बाहर निकलने से रोक लिया, इसके अब मुझे फायदे दिखना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि फायदे जब तक मुझे दिखते नहीं है ना, मैं वो चीज को करने की शुरुआत ही नहीं करना चाहता। एग्नोस्टिक हो ना, अज्ञेयवादी। बिग बुक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसको, हम सबने पढ़ाई है। तो जब मैं वो चुप रहना, चीजों पे रिएक्शन नहीं करना देखता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि यार ये चीज मुझे उतना डिस्टर्ब नहीं कर रही है जितना कि अगर मैंने वो गंदी तरह से जवाब दिया होता वो डिस्टरबेंस होता। ये कुछ अजीब बात है, ऐसा कैसे हो रहा है? फिर अगला डर मेरे दिमाग में ये आया कि यार ये ऐसा करते रहने से ऐसा तो नहीं है कि लोग मुझे दब्बू समझ लेंगे? कहीं तो वो ए मेंबर्स भी ऐसा तो नहीं करने लगेंगे कि मेरे पीठ पीछे हंसी उड़ाएंगे कि ये तो बहुत डरपोक है, इसको तो जवाब भी देना नहीं आता। तब अगेन लौट के फिर मैं वहीं पर आ गया, जिसको कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। बात फिर वहीं पे आ गई कि विवेक तू अपनी भलाई देख, तेरी भलाई किस चीज में है? तूने अगर इस बात का लोड लिया तो तेरे हाथ में शराब आ सकती है। अगेन वही बात, बुद्धि वाली बात, कि मेरे लिए बुद्धि मत आ, रास्ता, बुद्धि मत विकल्प मेरे लिए क्या होगा? कि अगर मुझे जहर का घूंट भी पीना पड़े तो अभी पीना पड़ेगा। द टाइम इज नॉट राइट। एक समय आएगा, एक समय वो भी आएगा जब मैं सही तरीके से बिना खुन्नस पाले और बिना क्रोध में आए, ऐसे लोग जो मेरा अपमान कर रहे हैं, इसका रिपीटेशन, इसकी पुनरावृत्ति करने से मैं रोक पाऊंगा इनको। लेकिन आज वो ताकत, वो बुद्धि, वो सही तरीका मेरे पास में नहीं है। आज होता यह है कि मैं लोगों पे एकदम से उखड़ जाता हूँ, उनको भला बुरा बोल देता हूँ। और होता यह है कि उनकी गलती तो वो मानते नहीं है, वो दोबारा मेरे साथ वही करते हैं, उल्टे मेरी बात को पकड़ लिया जाता है कि अपशब्द इसने बोले हैं, ऊंची आवाज इसने की है, और उल्टे मैं अपने हाथ जला बैठता हूँ। और उसमें मैं फिर और ज्यादा गुस्से और खुन्नस में आता हूँ। तो मुझसे ये ही कहा गया कि बस आते रहो। हाँ ये जरूर है कि सिर्फ आते रहो नाम का टाइम पास नहीं करना है। दिन भर जो करना है वो किया, लेकिन शाम को 1 घंटा मीटिंग में हो गया जय बाबा जी की। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। रिकवरी पे काम करना है तो चौतरफा काम करना पड़ेगा। ये जो रेस्टोरेशन ऑफ सैनिटी है ना, सद्बुद्धि की बहाली, ये मेरे अंदर तभी हो पाएगी जब मैं पहले तो ये समझ पाऊंगा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या ठीक। मेरे लिए क्या सही है, इसको ही सही तरीके से समझने की जो ताकत है ना मेरे अंदर, वही मेरे हिसाब से बुद्धि है। कहा जाता है मेरा तो नाम भी है खैर, पर मैं अपने नाम का उल्टा ही था, विवेक। कि भाई अच्छे बुरे में भेद को समझ पाना, बचपन से रटा रखा था माँ बाप ने। कोई नाम अगर ये पूछे इसका मीनिंग क्या है तो ये बताना, लोग भी मेरी पीठ ठोकते थे, अरे वाह वाह वाह। जब ए में आया तो पता चला यार मैंने अपने नाम के मीनिंग को ही कभी सार्थक नहीं किया, और शायद आज भी पूरी तरह से तो आज भी नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? पर ये छोटी छोटी
चीजें हैं जिनसे है ना मुझे समझ में आता है कि यार आखिर में ये बुद्धि मेरी बढ़ती कैसे है। तो इसका भी उदाहरण है ना मुझे साइंस की ही एक चीज से मिलता है। कोई व्यक्ति है जो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मैथमेटिक्स में जिसका इंटरेस्ट है, तो बचपन से अगर उसका इंटरेस्ट है तो ये देखने में आता है कि वो ज्यादा उन विषयों पे ध्यान देता है। और ऐसे ही करके वो 11वीं 12वीं में भी आके उन्हीं विषयों को चुनता है और आगे जाके वो करियर भी उसी फील्ड में बनाता है। और अगर मेरा उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे हमेशा वो सर के ऊपर से जाती है। क्यों? क्या मुझे ईश्वर ने उससे कम लायक बनाया? क्या मेरे अंदर उसकी जितनी दिमाग में नहीं था? नहीं साहब, ऐसा नहीं। उसने उसी क्षेत्र में उसके दिमाग को, उसकी बुद्धि को विकसित किया। तो जब उसने उसी में विकसित किया तो दिमाग उसी तरफ ध्यान देकर बढ़ने लगा। उसकी सोच गहरी होती गई और उसका विश्लेषण जो है उस फील्ड में और ज्यादा अच्छा होने लगा। यही चीज है ना, बस मुझे यहाँ पर भी समझ में आई कि मैं चीजों का विश्लेषण जिस तरीके से करता हूँ ना, मतलब एक जिसको कहते हैं ना, एक जो ज्ञान कोश मेरे दिमाग के अंदर है, मैं उसी हिसाब से तो चीजों का विश्लेषण करूंगा ना। अब अगर 5 में से 3 को घटाया जाए तो 2 बचता है। मैंने हमेशा जब से मैंने गणित को समझा है मैंने यही सीखा है। आज तक कभी किसी ने ऐसा तो नहीं बताया कि 5 में से 3 को घटाने में कभी कभी 4 भी बच सकता है और कभी कभार एक भी बच सकता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो मेरा दिमाग 5 में से 3 घटाने पर हमेशा एक ही तरह से काम करेगा। ऐसी ही जो है ना, इन्हीं चीजों को ना, यही मेरे सोचने के तरीके को मुझे बदलना है। अब 5 में से 3 तो एक मैथमेटिक्स का एक एग्जाम्पल हो गया, लेकिन जिंदगी मैथमेटिक्स की तरह नहीं चलती। मेरे चरित्र दोष, मेरा सोचने का तरीका ना वो मैथमेटिकल वे में नहीं चलता। उसको मैं अपने हिसाब से चलाने लगता हूँ। और उस चलाने के तरीके से जैसे जैसे मुझे आनंद प्राप्त होता है, मेरा दिमाग ही मानने लगता है कि यही तरीका सही है। अब वो आनंद हो सकता है कि मेरी हुक्म चलाने की आदत, इसका भी आनंद हो सकता है। मेरी अच्छी पढ़ाई, उसके कारण से लोगों में होने वाली मेरी प्रशंसा, इसका भी आनंद हो सकता है। पैसा कमाने का मेरा हुनर, मेरी काबिलियत, मेरा अनुभव, मेरा ज्ञान, इससे मिलने वाला आनंद भी हो सकता है। लेकिन इसी आनंद के चक्कर में ना मेरे दिमाग ने ये मान लिया है कि विवेक, तेरी जो सोच है वो सही है। तेरी बुद्धि से जो तर्क निकल रहे हैं, जो डिसीजन सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो फिर इनको बदलने की आवश्यकता क्या है? परंतु समस्या यहाँ पे ये है कि ये जो तरीके हैं ना वो मैं सब चीजों पे अप्लाई करता हूँ। मेरी अगर घर में ये आदत है कि भैया मैंने जो कहा है वो सही है, तो मैं उसको दोस्तों में भी चलाने की कोशिश करता हूँ। मेरे व्यापार में मान लीजिए, मैं मेरी दुकान पे अगर कोई सा सामान बेच रहा हूँ और वो सामान आजकल आउटडेटेड हो गया है, पुराना हो गया है। अगर मेरा कोई दोस्त आके सलाह दे कि विवेक यार तू बहुत पुराने जमाने में जी रहा है, नए तरीके सीख, समय के हिसाब से अपने आप को बदल, तो क्योंकि मुझे घर पे भी अपनी वाली चलाने की आदत है, कोई मेरे सामने बोल नहीं पाता है। दोस्त भी मेरे सामने बोल सकते हैं लेकिन वो फालतू में बहस करने में विश्वास नहीं रखते। घर में और दोस्तों में दोनों जगह पे मेरी जरूरत से ज्यादा हुक्म चलने के कारण से मैं बिजनेस में भी अपना हुक्म चलाने की कोशिश करूंगा। कि मेरे उस पार्टनर की या मेरे दूसरे व्यापारी साथी की बात को क्यों मान लूं? मैं तो सही होता हूँ हर जगह। वो मेरे भले की बात कर रहा है। मुझे भी पता है कि वो मेरे भले की ही बात कर रहा है कि विवेक जो सामान तू बेच रहा है वो पुरानी टेक्नोलॉजी का हो गया है। परंतु ना मेरा दिमाग इतना ठस, इतना वो जिसको कहते हैं ना अंगद के पैर की तरह से इतना मजबूती से एक खूंटे से बंधा हुआ है कि वो परिवर्तित होने को तैयार नहीं होता। क्योंकि वो जिस खूंटे से गड़ा है ना, वो उस खूंटे में रोज मैं सीमेंट और वो कुछ कुछ ऐसी चीजें डालता हूँ कि वो खूंटा जरा सा भी कभी हिल तो जाए। ये मैं अनजाने में कर बैठता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता। तो जब मैं पहली बार मेरे दिमाग से जो निर्णय, जो आइडिया आ रहे हैं, जब मैं इनके खिलाफ जाने की कोशिश करता हूँ ना, तो मुझे ये लगता है यार ये इस बार कुछ अलग हुआ। ए में हमसे कई बार कहा जाता है ना कि रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरीके से मेरी सोच आज तक चली है उसके कारण से जो गलतियां हुई हैं, अगर मैं अपनी सोच को बदलूंगा नहीं तो दोबारा वही गलतियां होंगी। और अगर वही गलतियां होंगी तो परिणाम कुछ अलग आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और यहाँ पे अलग अलग परिणाम का इंतजार करने का ज्यादा ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। मेरे हाथ में अब शराब आई तो दोबारा क्या पता आ भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा।
कब आ पाता हूँ, सोबर कभी हो भी पाता हूँ कि नहीं, फिर ए में टिक पाता हूँ कि नहीं, पता नहीं। अभी तो टिक गया हूँ, ईश्वर की कृपा है। तो ना यही एक चीज को मुझे बार बार मेरे दिमाग पे ना एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि छोटे छोटे से हथौड़े मारती है कि यार हो ना हो, चाहे वो मीटिंग्स हो, चाहे वो मेरा स्टेप वर्क हो, चाहे स्पॉन्सर से बात हो, किसी न्यू कमर से बात करना हो, या किसी ओल्ड टाइमर से, मैं ये सब करता क्यों हूँ? तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि यार मेरी बुद्धि का प्रयोग करके मुझे ये पता पड़ा कि इन चीजों को करके मेरा फायदा है। साथ ही में मुझे ये भी बताया जाता है कि अपनी डेली इन्वेंट्री जब 10वें कदम की लिखते हो ना, उसमें ये चीज भी लिखो कि आज अगर तुमने 3 न्यू कमर से बात की है, अगर हेल्पलाइन नंबर पे लोगों के फोन आए हैं तो उनसे बात करते समय क्या तुम्हारे मन में गर्व की भावना थी क्या? क्या न्यू कमर से बात करते हुए तुमको ऐसा लग रहा था क्या यार यार ये तो कुछ भी समझता ही नहीं है, इसको तो अभी बहुत टाइम लगेगा, दिल्ली इसके लिए दूर है, क्या पता सोबर हो भी पाएगा कि नहीं, ये इसकी ये गलती है, ये ठीक नहीं कर रहा है। तुमको ये भावना आती है, या फिर ये भावना आती है कि देख विवेक, तुझ में और इस न्यू कमर में सिर्फ एक घुट का अंतर है। तो आज तुझे जो इसकी बातें बचकानी लग रही हैं, अगर तुझे इसकी बातें मूर्खतापूर्ण लग रही हैं, तो तू उस बचकानेपन या मूर्खतापूर्ण से ज्यादा दूर नहीं है। तो आज अगर तेरे दिमाग में ये भी अगर ख्याल आता है कि यार काफी साल हो गए, पुराने दोस्त सारे इकट्ठा हुए हैं इंदौर में, मस्ती होगी, डांस करेंगे, पब जाएंगे, यार चलता है यार एक आध बार, तो विवेक तत्काल अपनी बुद्धि लगा के सोच। स्वार्थी तू पैदाइशी है, उसी स्वार्थ का इस्तेमाल कर ले कम से कम, और उसका इस्तेमाल करके अपनी बुद्धि को लगा के ये सोच कि ये जो कुछ घंटों का मजा है, ये जिंदगी भर की सजा में तो नहीं बदल जाएगा। ये जो 3-4 घंटे दोस्तों के साथ का मजा है, एक तरफ तराजू में ये है, एक पल्ले में, और दूसरे पलड़े में है बहुत अनिश्चितता। क्योंकि ये तो बात पक्की है कि तूने अगर दोस्तों के साथ 4 घंटे शराब पी ली, वो तो 4 घंटे बाद में टाटा बाय बाय हो जाएंगे, और अब तू बन जाएगा फिर से वही 24/7। तो क्या उस 4 घंटे के मजे के लिए ये तुझे जो सोब्राइटी का तोहफा मिला है, इसको सेक्रीफाइस करना ठीक रहेगा क्या? ये तो वैसी तो मेरी बुद्धि अंदर से कहती है कि नहीं, घर बेच के गंगा नहाने का कार्यक्रम करने के बारे में सोचना गलत बात है। भैया ऐसा पुण्य नहीं चाहिए जिसमें घर को बेचना पड़े। ये मेरी बुद्धि के अंदर से ये जवाब आता है। बाकी दुनिया में किसी भी तरह की पंचायत या आप मुझसे करा लो, मैं आपको इतना बढ़िया तरीके से जवाब दे दूंगा कि लोग भी आप मेरी तारीफ ठोकेंगे, आप भी मेरी तारीफ करोगे, अरे वाह क्या प्रैक्टिकल सलाह दी है आपने, है ना? लेकिन यही बुद्धि दुनिया की हर जगह पे शायद मेरी चल जाए, लेकिन शराब के मामले में धोखा खा जाती है। जीवन में शराब तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, उसके अलावा दिन भर की कई सारी घटनाएं ऐसी होती है जहाँ पे मैं पूरी तरह से बुद्धिहीन, मतलब एक मूर्ख और बेवकूफ होने का परिचय दे डालता हूँ, और मुझे पता भी नहीं चलता। मेरे ऑफिस में अगर कोई आया, उसने ये कहा कि भाई साहब वो जो नीचे गाड़ी खड़ी है ना, वो गाड़ी आपकी है क्या? गलत पार्किंग में खड़ी हुई है, आप यहाँ मत खड़ी किया करो। अभी ये हुआ मेरे साथ ऐसा, मैं ऑफिस में था, और जो चौकीदार जो है बिल्डिंग का, वो नया था, उसको नहीं पता था वो काली गाड़ी के बारे में। उसने मुझसे पूछा भी नहीं और सीधे मुझे बोल दिया, सर आपको वहां नहीं लगाना चाहिए, आपका तो ऑफिस यहाँ पर है। अब एक तो तरीका मेरे पास में ये है कि मैं उसको चुपचाप ये कहूँ कि भाई आपको गलतफहमी हो रही है, वो गाड़ी मेरी नहीं है, मेरी गाड़ी तो मैंने ठीक जगह पे ही लगाई है जहाँ पे मैं सालों से लगा रहा हूँ। और दूसरा ये कि उसको ये बताने के पहले मैं उस पर चढ़ाई करना शुरू कर दूं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? इसका मतलब मैं ये करूंगा कि जो मूर्खता वो कर रहा है, उससे बड़ी मूर्खता मैं कर रहा हूँ। उसने मैटर को बिना जांच पड़ताल किए, बिना टटोले आकर मेरे पे आरोप लगा दिया। तो इसने आरोप मेरे जैसे महान बड़े आदमी पर लगाया कैसे? इसको मैं डरा दूं? ईश्वर ने ना ये जो कुछ प्राकृतिक प्रवृत्तियां मेरे अंदर दी है ना, मैं उनका दरअसल आवश्यकता से अधिक उपयोग करने लगता हूँ। जैसे कहा गया ना कि मैंने, एक तो लोग अल्कोहल को यूज करते हैं, और मैंने अल्कोहल को एब यूज किया, इसी तरह से मैंने मेरी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को एब यूज किया, आवश्यकता से अधिक उनका दोहन किया। तो ना, वो जो चौकीदार आया उसने मुझे कहा तो तत्काल मुझे कुछ असुरक्षा का भावना आती है कि ये मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है।
आज ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, कल को ये पीठ पीछे मेरी हंसी भी उड़ाएगा, और परसों ये मेरी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाएगा। मेरी सोच यहाँ तक चली जाती है, तो क्यों ना उसको डांट के फटकार के इतना डरा दूं कि ये मुझसे 100 फीट दूर ही रहे हमेशा। यही मेरे साथ में क्यों होता है? क्योंकि मेरे सोचने का तरीका वहीं अटका हुआ है यार। जब मैंने शराब को तो हाथ भी नहीं लगाया था, तब से मेरे सोचने का तरीका ऐसा है। बनने को मैं ऊपर से शेर बनता हूँ, लेकिन ये जो चिल्ला चोट है ना, दरअसल ये मेरी असुरक्षा के भाव का की परिचायक है। मैं इस चीज को समझ नहीं पाता हूँ। तो जब मैं ये देखता हूँ ना कि जब उस चौकीदार को अगर मैंने शांति से जवाब दिया तो इसका नतीजा क्या हुआ, तो उसका नतीजा ये हुआ कि उसने उम्मीद ही नहीं की थी कि उसको कोई आदमी इतने शांति से जवाब देगा, क्योंकि हर कोई उससे तू मैं करके बात करता है। इसलिए उसकी भी आदत ही हो गई है कि भाई दिन भर में 10 लोग उसका अपमान करते हैं, तो अगर किसी की गलती दिखे तो वो पूरे 10 लोगों की भड़ास उस 11वें आदमी पे निकालना चाहता है। यानी वो जो मूर्खता कर रहा है, कम से कम मैं वो ना करूं, क्योंकि वो इतना सौभाग्यशाली नहीं होगा। लेकिन मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम का कार्यक्रम दिया है, बुद्धि क्या होती है ये समझने का अवसर दिया है ना। तो यही वो बातें हैं कि मुझे मेरे खुद के लिए समझ में आ जाता है कि आज अगर उसको मैंने चुपचाप बोल के चलता किया, तो वो बात अब मेरे दिमाग में कंटिन्यू नहीं रहती है। उस आदमी के मेरे ऑफिस से निकल जाने के बाद में मेरे दिमाग से भी वो बात निकल जाती है, और मैं अपने काम में उसी की उसी तरह से, उसी शक्ति से, उसी कंसंट्रेशन से मैं अपने काम कर पाता हूँ। और जब रात को अपनी बैठ के इन्वेंटरी लिखता हूँ ना, तो चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, यार ये अब मेरे अंदर चेंज आया है। पहले वाला विवेक होता तो पता नहीं क्या बोलता उसको, कितना उसको उधेड़ता, शायद आसपास के ऑफिस वाले भी इकट्ठे कर लेता। लेकिन यार अब नहीं हो रहा है ऐसा। यही वो छोटी छोटी बातें मैं घर में देखता हूँ। मुझसे कई बार यहाँ पे कहा गया, रिकवरी बिगिंस एट होम, घर से ही शुरू होती है। पर मेरे जैसे शराबी के साथ क्या होता है ना, कि जैसे ही मैं शराब से दूर होता हूँ, तो पब्लिक एकदम से तालियां ठोकने लगती है। अब फेलोशिप में तो जब लोग मेरी तारीफ करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं। अरे ये लोग तो यार क्या है, कोई 24 घंटे भी दूर होता है तो उसको बोलते हैं यार तू मीटिंग में सबसे ज्यादा वीआईपी है। कोई 1 महीना भी दूर होता है, अरे बोलते हैं अरे वाह 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 यार, 1 महीने दूर हो क्या बड़ी बात है। और तो सब ठीक है, किसी ओल्ड टाइमर को फोन करूं, वो मुझसे पूछते भाई कितने बजे उठे, मैंने बोला मैं 7 बजे उठा, बोले यार तुम 7 बजे उठे, मैं तो 9 बजे उठा, तुम मुझसे ज्यादा सोबर हो। मुझे लगता है यार ये सब है ना, सिर्फ बोलने की बात है, मुझे चढ़ाने की बात है। ये ऐसा कोई होता नहीं है, इनके मन में कोई अंदर से उतनी तारीफ है नहीं, ये सिर्फ है ना मुझे खुश करने के लिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन होता क्या है कि फेलोशिप के अंदर तो मुझे ये तारीफें नकली लगती हैं, ये सिर्फ मैं मेरी बात कर रहा हूँ। लेकिन फेलोशिप के बाहर भी जब मैं नया नया शराब से दूर होता हूँ ना, लोग जब मेरी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि लोगों ने तो एक तरह से मुझे राइट ऑफ कर दिया था ना। जैसे कोई व्यापारी अपनी किताब में से बैड डेट्स, है ना, कॉमर्स में हम कहते हैं बैड डेट्स, हमारे ऐसे जो हमने लोगों को उधार बांटा है जिनसे अब पैसा वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, उसको किताब में से कुछ सालों बाद में हटा देते हैं कि बार बार ये लिखने का, और वो पैसा देगा तो है नहीं। तो लोगों ने तो मुझे राइट ऑफ कर चुके थे। वही लोग अब जब मैं उनके बीच में खड़ा हो गया होशो आवाज में, तो वो तारीफ कर रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लग जाता है कि ये जितनी तारीफ मुझे मिल रही है ना, मैं हकदार हूँ इसका। तो फिर यही तारीफ और यही इम्पोर्टेंस मुझे मेरे घर में भी पत्नी, बच्चे, बहन, भाई, माँ बाप, इनसे भी मिलना चाहिए। पर दरअसल होता ये है कि मैं यहाँ पे ये भूल जाता हूँ कि यार उनको तकलीफें कितनी दी है मैंने। तो वो बेचारे आज भी कोई उनकी कोई लॉटरी नहीं लग गई है। ये हुआ है कि मैं शराब से दूर हूँ, तो अब पैसा बचने लगा है, घर में गंदा माहौल पहले के मुकाबले कम हो गया है, समाज में इज्जत उछलना बंद हो गई है। लेकिन मेरा व्यवहार जो है, वो बेचारे उससे आज भी उसी तरह से परेशान हैं। पर वो चुप है, क्योंकि वो तो वास्तव में वो तो समझते हैं कि वो गंगा नहा लिया अगर मेरे जैसे आदमी ने शराब ही पीना बंद कर दी तो यहाँ पर ना मुझे ये लगने लगता है, अब मुझे उनकी गलतियां दिखने लगती। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं शराब पी रहा था, उस समय भी मैं अपनी शराबियत को दूसरों पर ढोलता था, मैं इस कारण से पी रहा हूँ या उस कारण से पी रहा हूँ। जब मैं मीटिंग्स में आया, तो यहाँ पे मैं बड़ी बड़ी बातें तो कर लेता हूँ कि मेरी शराबियत का दोषी कोई भी नहीं है, मैं पैदाइशी शराबी हूँ, ये मैंने मेरी इच्छा से पी है, मेरे चरित्र दोष है, फलाना फलाना वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब बातें मैं ऊपर से करता हूँ।
अंदर से ना इसको ईमानदारी से नहीं मानता हूँ। ये मैं दोस्तों, मैं मेरी बात बता रहा हूँ। मेरा जो शुरुआती दौर था उसमें मेरी जो सोच थी ना, ये बिल्कुल वही। तो मुझे ऐसा लगता था वो जो मेरा जो समय खराब हुआ शराब पीने के दौर में, जो पैसा खराब हुआ, समय खराब हुआ, जो मेरी इज्जत को हानि पहुंची ना, उसकी ना एक बहुत बड़ी टीस थी मेरे अंदर। वो गुस्सा किसके ऊपर निकालूं? क्योंकि अब पत्नी तो बेचारी बहुत अच्छी थी, उसने तो हर तरह से मुझे रोकने की कोशिश की, अलग अलग ऑप्शंस भी दिए। ऐसा करो हफ्ते में 2 दिन पी लो, ऐसा करो हफ्ते में 4 दिन पी लो, ऐसा करो हफ्ते में 7 दिन पी लो, लेकिन कम पी लो, ऐसे पी लो, वैसे पी लो। जितने तरीके वो बेचारी बता सकती थी उसने बताए, लेकिन कोई भी तरीका कुछ काम नहीं आया। तो मानना तो पड़ेगा मुझे कि अब मेरी पत्नी का तो कोई हाथ नहीं था। तो फिर ये गुस्सा मैं किस पे निकालूं? तो कहीं ना मैं अपने घर वालों पे ही जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में सॉफ्ट टारगेट, वो सॉफ्ट टारगेट मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली को बनाया। कि मुंह से मैं कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि मुझे चुप रहना आप ही लोगों ने सिखाया था। तो मैं मुंह से कुछ नहीं बोलता था, लेकिन ऐसा खिन्न खिन्न सा, उदास सा, मारा मारा सा करना, कहते हैं ना वो समुंदर किनारे प्यासा खड़ा है आदमी, इस तरह का हो जाना। मीटिंग्स में मैं बराबर जा रहा था, क्योंकि मुझे मेरी पत्नी को खुश देखना था। लगता था कि यार मेरे कारण वो बहुत दुखी ऑलरेडी हुई है, तो ठीक है मैं मीटिंग्स में चला जाता हूँ। लेकिन मैं मीटिंग्स में जाके ना एक तरह से पत्नी पे एहसान करता था। और जब मैं मीटिंग्स में जाके पत्नी पे एहसान कर रहा हूँ, तो ये 1.5 घंटे जो मैं उसके लिए यातना झेल रहा हूँ ए मीटिंग के नाम की, तो इसके एवज में 22.5 घंटे उसने मेरी बकबक सुनना चाहिए। तो मैं उसके हर काम में गलतियां निकालता था। कहीं पे अगर वो मेरी किसी बात का छोटा सा भी अगर विरोध करती थी, तो मैं बहुत बुरी तरह से भड़कता था, क्योंकि मेरे मन में ये चीज थी कि मेरे साथ अन्याय हुआ। पता नहीं किसने किया, क्योंकि ईश्वर से तो मैं डरता था कि बड़ी मुश्किल से तो आया हूँ बाहर, माता रानी ने कभी वापस पाप लगा दिया तो क्या होगा। ईश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं था मैं, ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। कहते हैं ना गॉड लविंग एंड गॉड केयरिंग, तो ईश्वर को दोष दे नहीं सकता। पत्नी का तो सीधे सीधे सामने समझ में आ रहा था, बेचारी ने एक दिन में तो रिहैब में नहीं डाल दिया था मुझे। 1 डेढ़ साल तक मुझे बोलती रही, मेरे सामने हाथ जोड़ के मिन्नतें करती रही, मैं नहीं माना तो उसने मजबूरी में मुझे रिहैब में पटका था। तो फिर ये इस गुस्से का दोष किसके ऊपर निकाले? इसी चीज के लिए ना जब यहाँ पे समझ में आया कि भाई ये सिर्फ अगर मीटिंग जाते रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ मीटिंग, तो सिर्फ और सिर्फ शराब से दूर हो पाओगे। सिर्फ मीटिंग, सिर्फ शराब से। अगेन दोस्तों, मैं इसमें भी इस बात को मैं प्लीज मेरी बातों को अन्यथा ना ले। मैं इस बात को जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ कि बिना स्टेप करके कोई रिकवरी में आ ही नहीं सकता। ये मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ। मुझे जो सिखाया गया, मुझे जो सुनने को मिला फोन पे पर्सनली, और फिर जो मेरी लाइफ में मैंने साक्षात में सही होते हुए देखा, यही कहने को कहा जाता है मुझे शायद ना, इसलिए मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ मीटिंग, सिर्फ शराब से दूरी। और अगर मैं उसके आगे का भी काम करता हूँ, अपने दोषों को देखने की कोशिश करता हूँ, स्टेप्स वर्क करता हूँ, स्पॉन्सर की बात को मानता हूँ, वास्तव में वो जो कहता है ना उसको मन से करता हूँ, तब आती है असली रिकवरी वाली बात। और रिकवरी का मुझे जो मतलब समझ में आया ना, मेरे अंदर कोई बदलाव आएगा कैसे? वो ऐसे आएगा जब मैं समझ पाऊंगा कि मेरे लिए सही और गलत क्या है। तो पहले तो मैं समझ पाऊं कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही नहीं है। तो पहला स्टेप तो ये मेरे लिए, ये 12 कदम वाले पहले स्टेप की बात नहीं कर रहा हूँ। लाइफ में पहला चरण तो मेरे लिए ये है कि मैं ये समझ पाऊं कि हाँ यार ये मेरा तरीका गलत है। मतलब बुद्धि जहां से आ रही है ना वो चीज ही गलत है। तो फिर वो सही कोई निर्णय आएगा ही कैसे? अच्छे और बुरे में मैं भेद तो तब समझ पाऊंगा ना जब मैं कुछ समझने लायक। मैं अगर कहीं पे जुआ खेला जा रहा है और मैं वहां पे जा रहा हूँ, मुझे अगर ये पता चल जाता है कि यार ये जो मैं जुआ कभी कभार साल में एक आध बार, जैसे कोई फैमिली के सारे भाई बंधु इकट्ठे हुए, तो एक खेल की भावना से, मजे के भावना से खेलने वाला जुआ नहीं है। या शादियों में जिस तरह से हंसी मजाक में सब जुआ खेलते हैं वो वाला जुआ नहीं है। यार ये तो वास्तव में जुए का अड्डा है, ये तो जुए का घर है। यहाँ पे जाके तो मेरा पैसा बर्बाद होगा, मेरे अंदर और गलत कोई चीज आ सकती है। पर मेरा दिमाग बोल रहा है कि नहीं तू यहाँ पे चला जा।
तो अगर मेरी सोच इस तरह की बनी है कि यार तूने जीवन में बहुत पापड़ बेले हैं, तेरे साथ माँ बाप ने भी बहुत अन्याय किया है, बीवी भी तेरी कुछ खास नहीं है, बोरिंग सी है, शराब में भी तेरा बहुत टाइम गया, रिहैब में भी तुझे बहुत जूते पड़े, ठीक है ना, थोड़ा सा आनंद लेने का तुझे हक है यार। चला जा जुए के अड्डे में, या चला जा किसी वेश्या के पास, या फिर चला जा किसी पराई औरत के पास, या फिर अपने व्यापार में नौकरी में थोड़ा बहुत ऊपर का कर ले यार, झोल झाल चलता है। इसलिए ना यही चीज को मैं ये देखता हूँ कि स्टेप वर्क से, स्पॉन्सर की मदद से, इन चीजों से ना इसी सोच में परिवर्तन आता है। इसको कहते हैं ना रिफाइनमेंट। हीरा खदान में होता है, उसको अगर देख लिया जाए तो वो कोई कह नहीं सकता कि ये हीरा है, उसको तराशा जाए तब वो इतना कीमती बनता है। ये मैं उसी प्रोसीजर में हूँ यार। तो जो ए के सारे जो तरीके बताए गए ना, उसमें मीटिंग्स भी शामिल है। उन्हीं से मुझे ये समझ में आना शुरू होता है कि यार मेरे अंदर सबसे पहले तो ये पहचानने की काबिलियत आएगी कैसे कि यार ये जो मैं जुए के अड्डे पे या वेश्या के पास या जो जो भी अभी मैंने कहा मैं उनके पास जाऊंगा तो मुझे कितनी देर का मजा आएगा। तो भाई मुझे ये मजा आएगा 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का। लेकिन इस ये मजा लेने के बाद में कितना बड़ा रिस्क मैं अपने गले बांध लूंगा कि कहीं मुझे बार बार यहाँ जाने की आदत तो नहीं लग जाएगी। क्योंकि यार मैं हूं तो बीमार आज भी, मेंटली ऑब्सेसिव आदमी ही हूं मैं। इत्तेफाक की बात है कि उस ऑब्सेशन ने शराब को पकड़ा, क्योंकि वो फिजिकल एलर्जी है मेरे अंदर शराब के प्रति, जो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने इतने साल पहले बता दी थी। लेकिन यार अब कोई नई चीज को ना पकड़ लूं मैं, क्योंकि मैं हूं तो ऑब्सेसिव। मैं जाऊंगा जुए को खेलने की भावना से, लेकिन मैं उसको अपने ईगो का पॉइंट बना के बैठ जाऊंगा अगर मैं हार गया। और अगर मैं जीत भी गया ना, और किसी ने मेरी तारीफ ठोक दी, अरे क्या जीते हो यार आप, अरे काहे का जीते भाई, जुआ इज अ मैटर ऑफ चांस, किस्मत का खेल है वो, अच्छे या बुरे इत्तेफाक का खेल है। जीत गया इसमें तेरी कौन सी बहुत बड़ी बहादुरी या समझदारी है। लेकिन अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं ये लेके आऊंगा कि मैं बहुत काबिल हूँ, मैं हुनरमंद हूँ। मेहनत का काम क्यों करूं, मेहनत का काम तो वो लोग करते हैं जिनमें दिमाग कम होता है। तो मैं तो जुआ ही खेलूंगा या फिर किसी भी दूसरे शॉर्टकट तरीके पे जाऊंगा। यहाँ तक शराब की कोई बात नहीं है, मेरे अंदर शराब पीने का कहीं से कहीं तक कोई ख्याल नहीं है। जुए के अड्डे पे बैठ के भी मैं 2 घंटा जुआ खेलूंगा, पास में शराब बहरी होगी मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन बस इस शराब की शुरुआत यहीं से मेरी हो चुकी है, क्योंकि मेरे डिसीजन सही होते हैं, ये गलतफहमी यहीं से शुरू हो चुकी है। स्पॉन्सर जरूरत से ज्यादा डरपोक है। मीटिंग में जो दूसरे लोग आ रहे हैं, वो लोग जरूरत से ज्यादा लुटे फिटे और बर्बाद हुए हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। मेरे साथ में इतनी समस्या वाली बात नहीं है। ये गलतफहमी फिर से दोबारा मेरे अंदर आने लगेगी, जिससे मैं बहुत मुश्किल से नहीं निकला था। तो इसीलिए मुझे कहा जाता है कि आप सही तरह की संगत में रहो, मीटिंग्स में आते रहो, स्पॉन्सर से लगातार संपर्क में रहो, क्योंकि उन्हीं से ना ये जो मेरी बुद्धि, ये जो मेरे सोचने के पैटर्न में चेंज आ रहा है ना, ये उसी से आएगा। और ये बार बार जब आता जाएगा ना, तो मैं अपने आप ये सोचना शुरू कर पाऊंगा कि यार वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो वाला काम नहीं करना है यार मेरे को। मुझे वो जो कुछ घंटों का मजा है ना, उसके चक्कर में कोई बड़ा रिस्क नहीं नहीं लेना। इस चीज में लॉन्ग टर्म फायदा है। मैं अब शॉर्ट टर्म गेन के बजाय लॉन्ग टर्म गेन की तरफ जाता हूँ। शॉर्ट टर्म में अभी के लिए वो पेन लेने को मैं तैयार हूँ। यही बस है बुद्धि। यही वो बुद्धि है ना, अच्छे और बुरे में भेद जानने की। यही वो सद्बुद्धि है। और स्टेप वर्क है ही इसीलिए कि जो चीजें मुझे अभी ऐसे लग रही है ना कि यार ये मुझे पेन है, दोस्त शराब पीने जा रहे हैं, दोस्त जुए के अड्डे पे जा रहे हैं, दोस्त किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, क्या आनंद है यार उसमें, वो कॉलेज के जमाने की याद आ जाती है। मैं बेचारा तो अभागा नहीं कर सकता ये। तो ठीक है, सद्बुद्धि का उपयोग करके मैं वो करने तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं दुखी रहूंगा अंदर से। बस इसी दुख को दूर मेरे हिसाब से ये 12 कदम करते हैं। रिलैक्स क्यों आता है, मुझे एक छोटी सी बुद्धि से ये समझ में आया, जैसा मुझे बताया गया ना, मुझे अब वो क्लियर कट समझ में आता है। सोब्राइटी में अगर एक अल्कोहलिक सुखी नहीं है, अगर उसको आनंद की प्राप्ति शराब से दूर होने में नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है, उसका जो ऑब्सेसिव, उसका जो जुनूनी दिमाग है, वो फिर से उसको उसी आनंद की तरफ धकेलेगा ही, छोड़ेगा नहीं वो।
तो एक दिन स्टेप पर काम करते करते ऐसा भी आता है कि वो दोस्तों के साथ में नहीं जाना है, वो दोस्तों के साथ में जाना टालने से मुझे कोई दुख होना बंद हो जाता है। और बस उसी मोमेंट को मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरा मेंटल ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया है। क्योंकि अब शराब से दूरी बनाने में और जो दूर दूर के कारण है जो मुझे शराब पे ले जाते हैं उनको टालने में अब मुझे कोई पीड़ा महसूस नहीं होती। अब मुझे वो चीजें ना अखरती नहीं। तो जब ये अखरना बंद होगा ना तब मैं सही मायने में रिकवरी में आऊंगा। ये अखरना बंद होगा तो मैं खुश रहूंगा। खुश रहूंगा तो जाहिर सी बात है अपने घर पे, अपने काम में, अपने दोस्तों में, मतलब एक ही फेलोशिप के बाहर भी मैं बहुत अच्छे से बर्ताव करूंगा। रिकवरी मेरी खुद को तो आनंद देगी ही, वो दूसरों को भी सुखी करेगी। जो दूसरे लोग मेरे व्यवहार से दुखी हो जाते हैं, जिनका जीना मैंने हराम कर रखा है, मैं कहने को तो नहीं पी रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग बेचारे आज भी मुझसे मुझे देख के भागते हैं इधर उधर कि आ गया एक बिना शराब पिया हुआ पागल। पहले ये शराब पी के पागल होता था, अब ये बिना शराब पिए बाबा रही, तो उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। तो मुझे इन शॉर्ट है ना फ्रेंड्स, ये लगता है कि मेरे सोचने के तरीके में परिवर्तन तभी आ पाता है जब मैं छांट छांट के अपनी गलतियों को निकाल के उनका आकलन कर पाता हूँ कि मेरे अंदर जो चरित्र दोष हैं, उन चरित्र दोषों से आखिर में मुझे मिला क्या है। जैसे मैं अगर एक छोटी सी बात करूं, मेरा व्यापार मान लीजिए 10 लाख रुपए, अगर मेरे व्यापार की कुल कुल ताकत जिसको कहते हैं ना नेटवर्थ, अगर वो 10 लाख रुपए है, मुझे अगर कोई बड़ा सरकारी टेंडर हासिल करना है तो मैं अपने व्यापार की वर्थ को बढ़ा के दिखाता हूँ। लेकिन मैं अपने दिमाग में ये गलतफहमी नहीं पाल लेता हूँ कि मेरी नेटवर्थ 1 करोड़ की हो चुकी। वो सिर्फ एक समय के लिए है क्योंकि मुझे एक नया काम हासिल करना है। ये व्यापारिक बुद्धि है। लेकिन मेरे जैसे अल्कोहलिक ना हवा में रहना शुरू कर देता है। जैसे ही वो टेंडर मुझे मिलेगा ना, वो सरकारी काम, वो ठेका मुझे मिलेगा ना, मैं पता नहीं अंदर से मेरे अंदर ही भ्रम आ जाएगा मेरे बिजनेस की वर्थ 1 करोड़ हो चुकी है। तो जब मैं देखता हूँ ना अपने आप को कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ, तो ये भी समझ में आता है कि ये क्यों हुआ था। तो जो हुआ था उसको अगर दोहराए जाने से रोकना है, तो ये क्यों हुआ था इसके ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और वो क्यों जिस कारण से हुआ था ना, उसको अपने आप खुद से रोकने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मुझे इस कार्यक्रम से मिलती है। कार्यक्रम में बताए गए जितने रास्ते हैं उन रास्तों को फॉलो करता हूँ। सभी पे किसी एक को पकड़ के नहीं चल सकता मैं। उन सभी को जब मैं फॉलो करने लगता हूँ ना, तब सही मायने में वो चीजों में मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आने लगता है। कहते हैं ना कि पैसा कमाना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना उस पैसे को दबा के बैठना। मेरे फादर बचपन में मुझसे कहा करते थे, मैं सिर्फ 8-10 साल का था तब, मैं समझ भी नहीं पाता था इस बात को। बड़ा होके मुझे लगने लगा, मैं 16 का था जब, तो खैर वो शांति हो गए थे, लेकिन फिर भी 20, 25, 30, 40 की उम्र में मुझे लगता था पूरा समझ में आ गया बात। बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। पैसे को दबा कर रखना इसलिए जरूरी है, नहीं तो कोई तुम्हारा पैसा लूट लेगा, इनकम टैक्स वाले आके रेड मार देंगे। बस मेरी बुद्धि इतनी ही काम करती थी। ए में आने के बाद ना ये समझ में आया कि जैसे ही ये पैसा मेरे सर पे चढ़ के बोलने लगेगा ना, मुझे ऐसा लगने लगेगा अहम ब्रह्मास्मि, मेरा ही तरीका सब सही है। मैं अपने अंदर कभी भी बदलाव या फिर जिसको कहते हैं ना अपग्रेडेशन, अपडेशन, उन्नत होना, किसी अच्छे के लिए परिवर्तित होना, मैं वो होना बंद कर दूंगा और बहुत जल्दी मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा। ट्रांजिस्टर के बाद में टू इन वन आए, टू इन वन के बाद में सीडी प्लेयर आए, उसके बाद में MP3 प्लेयर आ गए और अब तो मोबाइल पर है। तो मैं अगर ये मान के बैठ जाऊंगा कि मैं एक ट्रांजिस्टर हूँ, बहुत हूँ, मैंने इसमें बहुत पैसा कमाया है, मुझसे अच्छा काम करने का तरीका किसी को नहीं आता, अगर ये इस तरह से सक्सेस और पैसा मेरे सर पे चढ़ के बोलने लगा, तब फिर मेरा अंत दूर नहीं। और मैं दोस्तों इस बात को मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि ना एक मेरे जैसे एक ए मेंबर के अंदर इस सोब्राइटी का ईगो बहुत खतरनाक हो जाता है। जो बात मेरे पिताजी ने मुझे कही थी ना कि पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसको दबा के रखना, मुझे शब्दशः ये बात यहाँ पे लगती है कि सोबर होना उतना मुश्किल नहीं है जितना सोब्राइटी को सही तरीके से मेंटेन कर पाना। क्योंकि यार जब मैं पी रहा था तब तो मुझे फिर भी मेरी गलतियां दिख रही थी, अब नहीं पी रहा हूँ तो अब तो और भी कोई गलती नहीं दिखती। तो इसीलिए ना और भी ज्यादा
एक दो चार नहीं, कई सारे शीशे, कई सारे मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन करना पड़ेगा कि यार कहाँ पे गलती हो रही है। दूसरों की छोटी मोटी या बड़ी गलतियां भी माफ हो सकती हैं, मेरी नहीं हो पाएंगी। मेरी गलतियों को माफ करना नहीं करना किसी और के हाथ में नहीं है। ये गलतियां अगर ये गलतियां मुझसे हुई ना, तो इसका सीधा सीधा नुकसान पूरी तरह से मुझे ही होने वाला है, और दोबारा मैं आ पाऊंगा कि नहीं ये अनिश्चित है। तो मुझे है ना इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि मेरी बुद्धि सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही। मैं अगर आज सोबर हूँ, तो क्या ये सोबराइटी का मुझे घमंड आ रहा है क्या? क्योंकि जब वो घमंड आता है ना, तो उसका आनंद तो आता है यार। मैं घमंड क्यों करता हूँ? मेरे पास इतने लाख रुपए वाली, सपोज मेरे पास 25 लाख रुपए वाली कार है, मेरे पड़ोसी के पास 5 लाख रुपए वाली कार है, इससे भी एक अलग ही आनंद मिलता है। अगर ये आनंद नहीं मिलता तो फिर मैं ऐसी सोच क्यों रखता? ये घमंड मेरे अंदर पनपता क्यों चला गया? क्योंकि लगातार इस घमंड को करते रहने से, इसको प्रैक्टिस करने से मेरे दिमाग को वो डोपामाइन मिलता था जिसकी उसको आवश्यकता होती थी। बाद में ये डोपामाइन दिमाग को शराब से लेने की आदत हो गई, इसलिए मैं निरंतर 24 घंटे शराब पीने लगा। अब घमंड वमंड तो सारा एक तरफ रह गया। सबसे ज्यादा मात्रा में डोपामाइन जहां से मिलने लगा वो शराब थी, इसलिए मैं उसको पीने लगा। तो आज जब मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये जो घमंड है, गुस्सा है, या फिर लस्ट है ना, ईगो है, इनसे जो आनंद मिलता है ना यार, ये क्षणिक आनंद है। ये आनंद के चक्कर में मैं मेरा लंबा नुकसान नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मेरी समझ में जो सद्बुद्धि वाली बात है ना, वो यही आती है। मैंने अपनी ये समझ के हिसाब से, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और मैंने अपनी बात यहाँ पे रखी। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक